नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। इस अंक में करंट अफेयर्स संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे और ये अंक आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इसमें यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी को भी कवर करेंगे, जो आगामी यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 और आरओ पीटी एग्जाम 2023 जिसकी पुनर्परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं पहला जो होगा वह हिंद महासागर में फिर दिखा नौसेना का शौर्य। इसमें देखते हैं 1400 समुद्री मील दूर लगातार 40 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर अपहृत जहाज छुड़ाया था। इसमें देखते हैं तो यह आपका है, चित्र में दिखाया गया है। भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत माल्टीज ध्वज वाले जहाज MV रूएन से चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर नौसेना ने जहाज से 35 लुटेरों को भी पकड़ा है। यहाँ पर देखते हैं इसको विस्तृत रूप में। तो यहाँ पर यह है हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का शौर्य एक बार फिर दिखा। भारतीय तट से लगभग 1400 समुद्र मील या 2600 किलोमीटर दूर लगातार करीब 40 घंटे तक चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसने न केवल सूर्य माल्टीज ध्वज वाले अपहृत व्यापारिक जहाज MV रूएन के चालक दल से 17 सदस्यों को सुरक्षित रिहा कराया, बल्कि 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। आगे इसमें देखें तो भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई और अपने C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए मार्कोस जो है विशिष्ट समुद्री कमांडो जो है उनको मार्कोस कहा जाता है का MV रूएन पर एयर ड्रॉप किया। यानी इस एयरक्राफ्ट ने 2 लड़ाकू नौकाओं को भी सटीक स्थान पहुंचाया। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार, यानी नौसेना के जो प्रमुख है, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वह है एडमिरल R हरिकुमार ने स्वयं ऑपरेशन की बारीकी से निगरानी की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, मैं भारतीय नौसेना और मार्कोस सहित जहाजों और विमानों को सवार बहादुर चालक दल को उसके दृढ़ और निर्णय कार्यों के लिए बधाई देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है कि मार्कोस को ध्यान रखना है कि मार्कोस पूछा जाता है मार्कोस क्या है, तो विशिष्ट समुद्री कमांडो होते हैं भारतीय नौसेना के, और इसमें जो है वह नौसेना प्रमुख जो वर्तमान में है वो एडमिरल R हरिकुमार जी हैं। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या है, 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के बाद किया था। इस ऑपरेशन में ऑपरेशन क्या था इसको देख लेते हैं। तो इसमें यह है कुल मिलाकर के 40 घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान उसने न केवल पूर्व माल्टीज ध्वज अपहृत व्यापारिक जहाज जो इसमें है MV रूएन जो है यह माल्टीज जो जहाज है उसके चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित निकाला भारतीय नौसेना ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। तो इसमें आगे देखते हैं तो यह है बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल, यानी पूछा जा सकता है बुल्गारिया की, या इनका नाम दिया जा सकता है कि यहाँ विदेश मंत्री हैं, तो यह बुल्गारिया की विदेश मंत्री हैं मारिया गैब्रियल ने अपहृत जहाज और उनके देश के 7 नागरिकों सहित चालक दल सदस्यों को बचाने की सफल अभियान के लिए भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया। यानी ये जो 17 सदस्य हैं चालक दल सदस्य, हमने देखा कि माल्टीज ध्वज वाले जो अपहृत व्यापारिक जहाज था उसके 17 सदस्य जो थे बुल्गारिया के थे। तो भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया। इस पर जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। रूएन को पिछले साल 14 दिसंबर में सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में लिया था। वह इस पर सवार होकर अन्य व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने में फिराक में थे। यानी यह जो आपका MV रूएन है यह बुल्गारिया का अपहृत जहाज था, इसको भारतीय नौसेना ने छुड़ाया। इसके 17 सदस्यों को सुरक्षित रिहा कराया और 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को भी सुरक्षित निकाला भारतीय नौसेना ने। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें कवर करते हैं तो कमजोर मुकाबले के चलते 5वीं बार पुतिन की हुई आसान जीत। इसमें देखते हैं रूस में चुनाव, स्टालिन को पीछे छोड़ सबसे प्रभावी नेता बनने की राह पर नून अगेंस्ट पुतिन का खास असर नहीं। इसमें देखते हैं यह है तो इसमें रूस में 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई मतगणना में कुल पड़े मतों में 87.57% मत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिले। इस प्रकार से पुतिन ने चुनाव जीत लिया और वह 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूस में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, इसलिए परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया रविवार को पूर्ण हुई। कुल 11.42 करोड़ मतदाताओं में से 72.84% लोगों ने 3 दिनों में मतदान किया। पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में रूस की सत्ता में 1999 से ही बने हुए हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते बोरिस एल्त्सिन ने उन्हें जब सत्ता की भागदौड़ सौंपी तब रूस अपने अस्तित्व के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। कहा जाता है कि एक समय पुतिन रूस को अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नाटो में रूस को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलेगा तब पुतिन अपने देश को उसका पुराना गौरव लौटाने के कार्य में जुट गए। महज 10 वर्षों में उन्होंने रूस को तस्वीर बदल दी और सैन्य शक्ति अमेरिका को चुनौती देने लगे। अब वो जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस के 200 वर्षों के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बनने की राह पर हैं।
रूस में 2024 का चुनाव तब हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध का तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है। इस चुनाव से पूर्व पुतिन रूस की जनता को अस्तित्व का खतरा बताते रहे। उन्होंने कहा कि उनके सामने यूक्रेन पर हमला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। अब इस युद्ध का जल्द अंत नजर नहीं आ रहा। इस बीच पुतिन रूस की जनता में अपना विश्वास बरकरार रखने में सफल रहे हैं। इसमें देखते हैं तो यह आपका है, थोड़ा सा और जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो रूस की कुल 11.42 करोड़ मतदाताओं में 30% ने शुक्रवार और शनिवार को मतदान किया। रविवार मीन्स कल मीन्स जो है 17 मार्च 2024 को दिवंगत एलेक्सी नावल्नी की पत्नी और उनके समर्थकों ने नून अगेंस्ट पुतिन का नारा लगाते विरोध में मतदान का आह्वान किया था, लेकिन मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी न होने के कारण इस आह्वान पर पुतिन का खास नुकसान हुआ। रविवार को दोपहर में मतदान केंद्रों पर युवाओं की भीड़ देखी गई। मतदाताओं की ऐसे ही लाइनें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और अन्य देशों में स्थित रूसी दूतावासों में बनाए गए मतदान केंद्रों में भी देखी गई। भारत में इस तरह का मतदान केरल में हुआ था, जहाँ और ये समाचार पत्रों में ज़्यादा चर्चित रहा था। इसमें देखते हैं इस चुनाव में उन्हें कड़े मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत कम समर्थन वाले 3 प्रत्याशी निकोलाई खारिटोनोव, लियोदिन और व्लादिवास्टोकोंस उनके सामने हैं, जबकि यूक्रेन में इस मौके का इस्तेमाल रूस पर हमला करने के लिए किया। पुतिन ने कहा कि चुनाव बाधित करने की इन कोशिशों के लिए यूक्रेन को दंडित किया जाएगा। शुक्रवार और शनिवार को कई स्थानों पर पुतिन के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे और मतपत्रों में खराब करने की कोशिश हुई थी। देखते हैं तो WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग से देखते हैं तो लड़कियों ने खत्म किया RCB का इंतजार, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का इंतजार खत्म किया। इसमें देखते हैं तो WPL की फाइनल में दिल्ली को 8 विकेट से हराया। 16 वर्ष में RCB ने जीती कोई ट्रॉफी। इसके पहले हाईलाइट देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं को। तो इसमें देखें 6 करोड़ रुपए मिले विजेता टीम RCB को, 3 करोड़ रुपए मिले उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स को। ऑरेंज कप देख लेते हैं तो यह आपका है ऑरेंज कप। सर्वाधिक यानी देखें सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कप दिया जाता है। तो इसमें बल्लेबाज टीम और रन है तो एलिस पैरी को दिया गया, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक 347 रन बनाया और ये RCB यानी विजेता टीम से संबंधित हैं। दूसरा है मैंग लैनिन, ये दिल्ली कैपिटल्स से संबंधित है, 331 रन बनाया। और तीसरे स्थान पर शेफाली वर्मा है, दिल्ली की तरफ से ही है, 309 रन बनाया। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है। तो इसमें देखते हैं इसमें पर्पल कैप मिला है श्रेयंका पाटिल को, या RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से ही, इन्होंने 13 विकेट लिया। और दूसरे स्थान पर आशा शोभना, तीसरे स्थान पर मिलियंस RBC के प्लेयर। और फेयर प्ले अवार्ड RCB को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर श्रेयस्का RCB को दिया गया है। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है, यानी इसमें देखें तो IPL की 16 वर्षों के इतिहास में इस बार जो IPL पुरुषों का होगा वो 17वां होगा। यानी 17वां जो IPL होने वाला है वह 22 मार्च से, यानी 17वां जो IPL होगा इस बार, 17वां जो IPL होगा वो 22 मार्च से होगा। 16वां IPL जो है महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाले CSK ने 16वां जो IPL जीता था पुरुषों का, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। और WPL वुमेन प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण ये हुआ था। पहला संस्करण मुंबई ने दिल्ली को हराया था, यानी दिल्ली पहले संस्करण में उप विजेता थी। दूसरे संस्करण में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली को हराया, यानी इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विजेता बना और उप विजेता पिछली बार की दिल्ली ही, यानी लगातार 2 बार दिल्ली उप विजेता बनी है। पहली विजेता मुंबई इंडियंस थे, दूसरी विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। तो इसमें देखते हैं IPL के 16 वर्षों के इतिहास में जो काम राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, डीएल विटोरी, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस कप्तान के रूप में नहीं कर पाए, वो काम स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग यानी जो RCB है इसकी जो यानी WPL है वुमेन प्रीमियर लीग है उसकी जो RCB की जो कैप्टन है स्मृति मंधाना, इन्हीं के नेतृत्व में जो RCB ने पहला अपना खिताब जीता है। तो दूसरे सत्र में कर दिखाया है। मंधाना ने अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB को चैंपियन बनाकर दिखा दिया। RCB ने रविवार यानी 17 मार्च 2024 को WPL फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। RCB की टीम 2008 में बनी थी, लेकिन यानी 2008 में ये जो है शुरुआत सही है बनी है, क्योंकि 2008 से ही IPL की शुरुआत हुई थी, लेकिन ट्रॉफी उससे दूर है। अब 16 साल बाद उसने पहले ट्रॉफी जीतकर एक खिताब का सूखा भी खत्म किया। ट्रॉफी जीतने के बाद महिला टीम ने RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से वीडियो कॉल पर बात की और इस बल्लेबाज ने भी महिला टीम के लिए एक्स पर लिखा सुपर वुमेन। अब अतिरिक्त जानकारी को इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें यह है कि WPL 2024 में किसने जीता कौन सा पुरस्कार, इसको भी हमने देख लिया। तो पुनः यहाँ पर देख लें RCB की एलिस पेरी ने WPL 2024 में सर्वाधिक 347 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप, जबकि RCB की श्रेयंका पाटिल ने सर्वाधिक विकेट 13 लेने पर्पल कैप जीती। श्रेयंका को इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी मिला, जबकि सजीवन सजना ने कैच ऑफ द सीजन अवार्ड जीता। दीप्ति शर्मा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला। देख सकते हैं यह आपका जो है ऑरेंज कप 347 रन। इसके बाद श्रेया यंका जो है पर्पल कैप है और इमर्जिंग प्लेयर भी इन्हीं को मिला है। इसके बाद पर्पल कप है जो है 13 विकेट लेने के लिए श्रेया यंका चित्र में दिखाया जा सकता है। मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर इत्यादि इसमें दिखाया गया है।
2024 की विजेता और विजेता टीम को मिली कितनी पुरस्कार राशि, इसमें देखते हैं। तो WPL 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ की पुरस्कार राशि दी गई। एलिस पेरी को ऑरेंज कप जीतने 5 लाख रुपए, श्रियंका पाटिल को पर्पल कैप जीतने 5 लाख रुपए, जबकि फाइनल की जो प्लेयर ऑफ द मैच हैं वो सोफी मलियंस को 2.5 लाख रुपए मिले। यानी जो ऑरेंज कप के लिए 5 लाख रुपए, पर्पल कैप के लिए 5 लाख रुपए, और जो प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में, यानी जो 17 मार्च 2024 को जो फाइनल मैच खेला गया दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, उसमें जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो बनी वो सोफी मलियंस बनी, उनको 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। अब कुछ जानकारी जो है वह आम चुनाव 2024 के बारे में देख लेते हैं। आम चुनाव 2024 जो 18वीं लोकसभा के लिए कराया जाएगा, इसमें देखते हैं। और इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई वह 16 मार्च 2024 को जारी की गई, और ये 7 चरणों में चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 शुरू होगा, आखिरी 1 जून 2024 किया जाएगा, और 4 जून 2024 को इसकी मतगणना कराई जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें देखें तो आम चुनाव 2024 महिला, युवा, किसान और गरीब तय करेंगे चुनाव की दिशा। इसमें देखते हैं तो भारत को महाशक्ति बनाएंगे युवा, इसमें देख लेते हैं। तो 96.8 करोड़ हैं कुल मतदाता देश में, और 21.5 करोड़ मतदाताओं की उम्र है 29 साल से कम, यानी लगभग 21.5 करोड़ जो मतदाता हैं वो युवा हैं, क्योंकि जो 29 वर्ष तक आयु के लिए मानक बनाया गया है वो युवा श्रेणी में आते हैं। तो इसमें देखें तो 21.5 करोड़ जो युवा हैं, 1.84 करोड़ मतदाता हैं 18 से 19 वर्ष के बीच में, यानी जो 18 पहली बार जो वोट करेंगे वो 2.25 करोड़ मतदाता हैं भारत में। युवा मतदाताओं के मुद्दे, इसमें देखें कम लागत में उच्च शिक्षा की सुविधाएं मिले, शोध एवं नवाचार के लिए सरकारी मदद और प्रोत्साहन मिले, उद्यमिता के लिए कर्ज की उपलब्धता हो, यानी उद्योग करने के लिए कर्ज मिले, गरीबों की मदद की जरूरत। इसमें देखते हैं तो 61.1 यानी 16.1% लोग गरीब हैं भारत की कुल आबादी में, और भारत की आबादी कितनी है 140 करोड़ प्लस है, और वर्तमान में जो है भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश, और इसका 16% देखें तो बहुत बड़ी आबादी गरीब है, करोड़ में दे निकाला जाए तो। इसके बाद देखें गरीबों के मुद्दे देखें तो इसमें जो आपका है स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सस्ती स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक आसान पहुंच, रोजगार। इसके बाद देखते हैं नारी शक्ति, आधी आबादी, महिलाएं आधी आबादी का सशक्तिकरण जरूरी। इसमें देखें 47 करोड़ हो गई महिला मतदाताओं की संख्या, 43.8 करोड़ थी महिला मतदाताओं की संख्या 2019 में, यानी से पूर्व जो 17वीं लोकसभा थी उसमें, उससे देखा जाए तो लगभग यदि देखा जाए तो 3 करोड़ प्लस जो है महिलाएं बढ़ गई हैं 5 साल में वोटर के रूप में। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने वोट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में। देखें तो इसमें 67.2% महिला मतदाताओं ने वोट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, 5.1% बढ़ी महिला मतदाताओं की संख्या 2019 से 2022 के बीच में, यानी इस बार महिला मतदाताओं की संख्या 5.1% बढ़ी है। इसके बाद महिलाओं के मुद्दे देखें तो महिला सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलने चाहिए, कार्यालय में मिले काम का बेहतर माहौल होना चाहिए। किसानों के बारे में देख लेते हैं। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा वर्तमान चल रहा है, तो इसमें किसान जो कि रीढ़ हैं अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, जो कि वर्तमान में हालांकि इनकी दशा सोचनीय है अन्य उद्योगों की अपेक्षा। जो भारत में 3 तरह के जो है प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, द्वितीयक, तृतीयक, और प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं कृषि, द्वितीय में जो आते हैं उद्योग, और तृतीय क्षेत्र जो होता है वह आपका जो है सेवा क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वह अच्छी स्थिति में नहीं है दोनों की अपेक्षा देखा जाए तो। किसान को देखें तो किसान 11.3 करोड़, यानी किसान जो 11.3 करोड़ किसान पंजीकृत हैं PM किसान योजना के अंतर्गत, जिसमें साल में जो है 2-2 हज़ार किस्त आती है। साल में इस हिसाब से 6 हज़ार की किस्त जो आती है इसकी योजना के अंतर्गत सरकार जो 2-2 हज़ार देती है। इसके अंतर्गत जो भी पंजीकृत किसान है, और साल में कुल मिलाकर 3 बार इस तरह का आता है, 6 हज़ार मिलता है इसके अंतर्गत। तो किसान के मुद्दे देखें तो उपज का लाभकारी मूल्य मिले, उत्पाद बेचने के लिए नजदीक बाजार उपलब्ध हो, आधुनिक तरीके से खेती के लिए जरूरी तकनीकी और सलाह मुहैया होना चाहिए। स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, यानी इसकी जो आबादी है वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो ये 24 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 25 करोड़ के आसपास है। जबकि 2019 में जब यह चुनाव कराया गया था, हालांकि 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत की आबादी जो है 19 करोड़ प्लस थी, और वर्तमान में जो है 2021 जनगणना नहीं हो पाई कोविड-19 के कारण, तो यह वर्तमान में जो आंकड़ा है वो 25 करोड़ से ज़्यादा होने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो क्षेत्र आबादी के हिसाब से जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 36 राज्यों और यूटी में यूनियन टेरिटरी में देखें तो सबसे ज़्यादा जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है अपने देश का, यानी भारत का, उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल दृष्टि से जो है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या यानी 80 है, और सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या भी है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है,
और सर्वाधिक जो है राज्यसभा सीटों की संख्या भी यहाँ पर 31 है और सर्वाधिक जो द्विसदनीय विधानसभा होने के कारण जो कि भारत के 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानसभा है, तो वहाँ पर जो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या वो 199 से 100 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पिछली जो लोकसभा 2019 की थी उसमें विभिन्न दलों ने कितना वोटिंग पाया था। 2019 में बीजेपी देखें तो यह 49.56% वोटिंग पाई थी और यह 62 सीट जीती थी, यानी सर्वाधिक। इसके बाद अपना दल का ये है, सपा का ये है, बसपा का ये है, कांग्रेस की ये स्थिति थी 2019 में। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों की स्थिति को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से देखें तो यह आपकी है, यानी बीजेपी कुल मिलाकर इतनी सीटें जीती थी 255, 41.6%, सपा 111, 32.3%। इसके बाद अन्य सभी पार्टियों के बारे में दिखाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। तो देश में कब सबसे लंबे समय तक व सबसे कम समय तक चले लोकसभा चुनाव को इसमें देख लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे, जो देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक चलने वाले लोकसभा चुनाव होंगे। भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, जो देश में सबसे लंबे समय तक चला लोकसभा चुनाव था। यानी पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था देश सबसे लंबा लोकसभा चुनाव हुआ था। इसके बाद देखें तो वहीं 1980 का लोकसभा चुनाव 4 दिनों में संपन्न हुआ था, यानी 1980 का लोकसभा चुनाव जो था वह सबसे कम समय में हुआ था। भारत की मौजूदा आर्थिक तेजी के बारे में देखते हैं। 2003-07 में 8% से अधिक थे आर्थिक विकास। यानी एग्जाम पूछा सकता है कि किस वर्ष में जो इस तरह वर्तमान जो विकास दर है वो किस वर्ष के समकक्ष है। तो 2003-07 में 8% से अधिक थी आर्थिक वृद्धि दर। तो इसमें देखें वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि निवेश की दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार वित्त वर्ष 2003-07 जैसी लग रही है। उस समय वृद्धि दर औसतन 8% से अधिक थी। आगे इसमें देखते हैं तो मॉर्गन स्टैनली ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि एक दशक तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मुकाबले निवेश में लगातार गिरावट के बाद अब भारत में पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। इस रिपोर्ट में स्टैनली ने अर्थशास्त्रियों ने कहा, हमें लगता है कि पूंजीगत व्यय चक्र के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, इसलिए वर्तमान तेजी 2003-07 के समान है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वर्तमान तेजी खपत की तुलना में निवेश बढ़ने के चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो मॉर्गन है। इसमें देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने निवेश के आधार पर पेश की रिपोर्ट जीडीपी के मुकाबले निवेश 27% से बढ़कर 39% हो गया है। 22-23 में डीजल की खपत 22% बढ़ी। मिशन पाम ऑयल के तहत पहला प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू। इसमें देखें तो मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है और ये पहला है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग स्थापित किया गया है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह है जो चुनावी बांड है उसमें देखते हैं तो अप्रैल 2018 से अब तक किस पार्टी को कितना मिला चंदा इसमें देखते हैं। तो भाजपा को जो सर्वाधिक इसमें दिखाया गया है, बीजेपी को यह है 6,986.5 करोड़ जो है मिला। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है, तीसरे पर कांग्रेस, विजय द्रमुक YR कांग्रेस है। इसके बाद तेजपा इसमें करोड़ राशि में दिया गया राशि है, यानी इसको हमने देखा। चुनावी चंदे में सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस का है। द्रमुक, अन्ना द्रमुक, राकपा, JS ने बढ़ती पारदर्शिता बताए नाम। चुनावी बांड पर किस पार्टी ने क्या कहा, इस जानकारी इसमें दी गई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें या करंट अफेयर्स देखते हैं। चीन की मदद से पाकिस्तानी नौसेना को मिला पहला जासूसी जहाज। रिपोर्ट्स में कहा गया, रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना को अपना पहला जासूसी जहाज जो यह है PNS रिजवान, ये पूछा सकता है PS रिजवान कहाँ का जासूसी जहाज है। तो यह पाकिस्तान का किससे मिला है? चीन से मिला है। और चीन ने इसमें पाकिस्तान की मदद की है। माना जा रहा है कि यह जहाज भारत में स्वदेश निर्मित INS ध्रुव की प्रतिक्रिया है। यानी भारत में जो स्वदेश निर्मित INS ध्रुव है उसी की प्रक्रिया में यह लिया है पाकिस्तान ने चाइना से। इसके साथ ही पाकिस्तान कथित तौर पर ऐसे जहाज चलाने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। बॉन्ड्स के जरिए किस पार्टी ने अब तक कितना पैसा बनाया? तो इसमें चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2018 से 23 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी ने सर्वाधिक 6,986.5 करोड़ बनाए। इसके बाद TMC 1,397 करोड़, कांग्रेस 1,334.35 करोड़ और BRS इत्यादि के बारे में हम देख चुके हैं। तो यह इसमें जानकारी दिया गया है। जैसे बूढ़ा वो मेंटली अनफिट है, दूसरा मैं हूँ, यानी ऐसा ट्रंप कर रहे हैं बाइडेन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 81 वर्ष निवार्षिक मीडिया डिनर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 77 और अपनी उम्र को लेकर कहा, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार बहुत बूढ़ा है। यानी इनको जो कर रहे हैं जो बाइडेन वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो इससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, इन दोनों के बीच मुकाबला एक देखें 81 वर्ष, एक 87 वर्ष, तो ये 4 वर्ष के अंतर में ही हैं। तो इनको डोनाल्ड ट्रंप को बूढ़ा कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार बहुत बूढ़ा है और मेंटली अनफिट है, दूसरा उम्मीदवार मैं हूँ। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति नहीं बने तो अमेरिका में खून खराबा होगा। इसमें देखते हैं तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष स्टेशन बना है उस पर देखें तो
यानी ISS पर रोज 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं, यानी 16 बार, यानी अंतरिक्ष में जो ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया गया है, वहाँ पर 16 बार सूर्योदय सूर्यास्त होने के बावजूद कैसे नींद पूरी करते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो इसमें देख लेते हैं। ESA ने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS पर रोजाना 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होने के बावजूद अंतरिक्ष यात्री कैसे सोते हैं। अंतरिक्ष यात्री GMT के अनुसार दिनचर्या बनाकर सोते जागते हैं और सर्काडियन लाइट से केबिन के अंदर रोशनी को सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुकूल रखते हैं। वहीं स्लीप इन ऑर्बिट तकनीकी भी अंतरिक्ष यात्रियों को सोने में मदद करती है। इंपॉर्टेंट है कि जो अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। पृथ्वी के गति के कारण जो होता है, ये अंतरिक्ष यान भी गति लगाते हैं। तो कहीं पर जैसे कि अपनी भी देखें पूरी पृथ्वी पर, तो आपका ये जो ग्रीन मीन जो टाइम जो निर्धारित किया गया है, इससे पूर्व पश्चिम बांटा गया है। तो इस प्रकार से इससे पहले सूर्योदय देखा जाए तो पूर्व में होता है, इस प्रकार से होते होते अमेरिका इत्यादि में आकर अलास्का में होता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये अंतरिक्ष में घूमते घूमते ऐसे चक्कर लगाता है। तो हर जगह यह सूर्य, हर दिशा, हर देश का सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकता है। तो यह जो है यहाँ पर देखा जाए तो 16 बार सूर्योदय होता है, एक ही रोजाना होते हैं, यानी प्रतिदिन 24 घंटे में वहाँ पर देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो चंद्रयान भारत में भेजा गया था, चंद्रयान जो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत का पहला मिशन ये बना था। और विश्व का चौथा देश बना था भारत जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। तो वहाँ पर जो होता है 14 दिन की दिन चंद्रमा पर होता है, 14 दिन की रात होती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखें अपने देश यानी पृथ्वी पर देख लें तो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि 6 महीने लगातार वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और 6 महीने जो लगातार जो है सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश 6 महीने नहीं पहुँचता है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो वहाँ पर जो होता है दक्षिण ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। इस प्रकार से अपनी धरती पर भी इस तरह की गतिविधियाँ देखी जाती हैं। पहली बार आयोजित हुई फार्मूला 4 कार शो में की वीडियो पर दी प्रतिक्रिया इसमें देखें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे रविवार को यानी 17 मार्च 2024 को पहली बार फार्मूला 4 कार शो का आयोजन हुआ। एक एक्स यूजर ने कार शो का वीडियो शेयर किया जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत में मोटर स्पोर्ट बहुत आगे जा सकता है और श्रीनगर उन जगहों में शीर्ष पर है जहां पर यह हो सकता है। देखते हैं तो यह है व्लादिमीर पुतिन ने जीता रूस का राष्ट्रपति चुनाव, इसको हम देख चुके हैं। तो इसमें देखें व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीत लिया है। इसके बाद उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। पुतिन को दिसंबर 2000 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया गया था और वह तब से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सदस्य। 2020 में संवैधानिक बदलावों के बाद पुतिन 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ है जिसकी वजह से 2030 तक बने रहेंगे और आगे भी यह चुनाव लड़के 2036 तक बने रह सकते हैं। वहाँ देखें तो राष्ट्रपति कार्यकाल 6 साल का होता है, क्योंकि 2024 में किया गया है तो उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा और अगली बार भी लड़कर 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी राष्ट्रपति रह सकते हैं। अब देखते हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा जी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी और भारत की सबसे पवित्र नदियों में जो गंगा जी मानी जाती हैं उनको देखते हैं। इसमें तो पहली बार यहाँ मैदान में उतरती हैं गंगा जी। देखें गंगा नदी उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरते हुए अभ्रस्त घाटियों से बहते हुए पहली बार हरिद्वार मैदानी इलाके में उतरती हैं। यहाँ से मैदान में उतरने के बाद गंगा नदी का पूरा सफर मैदानी इलाके में ही रहता है। भारत की सबसे लंबी नदी, आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी जब बात होती है तो गंगा नदी का ही नाम शीर्ष पाता है, यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। हालांकि कुछ जगहों पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इस नदी का नाम भारत में नहीं होता है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत जो चाइना में है वहाँ से होता है। अब इसमें देखते हैं तो यह है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो इसमें देखा जाए तो यह है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बहते उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, यानी उत्तर में जो है उत्तराखंड से बहते हुए जो गंगोत्री से निकलती हैं गंगा जी, तो वह उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र जो है हरिद्वार से बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राज्य में प्रवेश करती हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद यह गढ़मुक्तेश्वर यानी गंगा जी के किनारे जो शहरों में है गढ़मुक्तेश्वर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बिठूर, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती हैं और बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील और सबसे छोटी तहसील के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है या प्रदेश है और क्षेत्रों के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा जो है राज्य है। तो किस जिले में यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और सबसे बड़ा मंडल देखें तो वो है आपका लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में ही जो है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर स्थित है और लखनऊ मंडल में कुल मिलाकर 6 जिले शामिल हैं और यहाँ पर जो है 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम जो है शाहजहाँपुर को बनाया गया था। और इसमें देखते हैं सबसे बड़ी तहसील और सबसे छोटी तहसील के बारे में देख लेते हैं। और कुल तहसील देखें तो 351 है और सबसे बड़ी तहसील के बारे में देख लेते हैं तो यह आपकी है जो है झांसी जिले में है और इस तहसील का नाम है मऊ रानीपुर है और यह झांसी शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है।
ये सबसे बड़ी तहसील, और यह जो तहसील है यह प्रदेश की नहीं बल्कि देश की भी सबसे बड़ी तहसील है। इसके बाद और कुल तहसीलों के बारे में देख लें तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 351 तहसील हैं। और सबसे छोटी तहसील के बारे में यहाँ देख लेते हैं। सबसे छोटी तहसील देखें तो यह आपका जो है छोटी तहसील काशीपुर तहसील मानी जाती है, जो कि बरेली क्षेत्र में आती है। बरेली जिले में यह है। दरअसल काशीपुर में बाजपुर, गदरपुर, रामनगर और जसपुर आते थे, लेकिन बाद में अलग से तहसील बन गई, जिससे काशीपुर का क्षेत्रफल कम हो गया और ये सबसे छोटी तहसील बन गई। किया जाता है इसमें देखें तो रबी की फसल है, खरीफ की फसल और जायद की फसलें हैं। रबी की फसलें बुआई जो होती है अक्टूबर से नवंबर, ये भी कभी पूछ देता है कब से कब होती है। इनकी कटाई मार्च से अप्रैल में बीच में होती है, जिसमें गेहूं देखें मुख्य फसल, इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर शामिल हुए। खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई के बीच में होती है। और इसमें देखें खरीफ की फसल में जो शामिल हैं उसमें आपका मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, उर्द और मूंग शामिल हैं। तो खरीफ में ही जो आपका है वह गन्ना भी शामिल होती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत ही होती है, क्योंकि इसमें पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और यह नकदी फसल के अंतर्गत आती है। इसमें देखें इनकी कटाई नवंबर तक हो जाती है। वहीं जायद की फसल की बात करें तो इसकी बुआई मार्च से जून के बीच में होती है। इसमें तरबूज, खरबूज और ककड़ी शामिल है। गन्ने के बारे में देख लेते हैं तो रबी या खरीफ कौन सी फसल है गन्ना, तो यह जो खरीफ की फसल है गन्ना, गन्ना आप यहाँ देख सकते हैं। ये गन्ना जो है भारत में हर मौसम में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। ऐसे में गर्मी के मौसम की शुरुआत में बाजार में गन्ने की आपूर्ति होना शुरू हो जाती है। गर्मी में ताजगी पाने के लिए गन्ने का रस अहम है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश ही है, यानी सर्वाधिक गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि चीनी की देखें तो चीनी का प्रोडक्शन जो होता है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान, पहले स्थान पर जो है मतलब महाराष्ट्र है, यानी चीनी की प्रोडक्शन में पहले स्थान महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। जबकि गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर है। हम ऐड करते हैं तो इसमें देखें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से अधिक परिवार कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि भारत के एक प्रमुख सेक्टर के रूप में इसमें देखें तो इस कड़ी में भारत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों की उत्पादन किया जाता है। अच्छी फसल आपको बता दें गन्ना एक खरीफ फसल है, क्योंकि इसकी खेती के लिए अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होती है। भारत की प्रमुख नकदी फसलों में देख लेते हैं तो भारत में कुछ फसलें खाद्य फसलें हैं तो कुछ फसलें नकदी फसलें हैं। खाद्य फसलें भी होती हैं जिनका उत्पादन प्रमुख रूप से खाने के लिए किया जाता है। वहीं नकदी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन प्रमुख रूप से व्यापार के लिए किया जाता है। नकदी फसलों में गन्ना और कपास जो है भारत की प्रमुख नकदी फसलें हैं, क्योंकि व्यापार के लिए किया जाता है। इसमें देखिए भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य देखें तब सवाल है भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा था? आपको बता दें कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक यानी सबसे उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ 28.53 लाख हेक्टेयर में से अधिक जमीन पर गन्ने की खेती की जाती है, जिस पर 839 कुंतल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन। यही वजह है कि देश में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान, दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। तो ये रही आज की प्रमुख करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।